बेटा आफ्टर एंडिंग विद पता नहीं कौन सा चैप्टर हम लोग ऑप्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और ऑप्टिक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही आसान है। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज चलाएंगे, यानी कि जो चीज आज हो रही है, जो असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं, अगर रेगुलर करते रहेंगे तो आपके पास चीजें बहुत इजी रहेंगी। लेकिन अगर एक भी दिन का स्किप आ गया या गैप आ गया तो आप समझना आपकी ऑप्टिक्स ऊपर से चली गई, ठीक है। डे 1 से ही आपको डिफरेंस दिख जाएगा क्लास 10th और क्लास 12th का, है ना। जो हमने 10th में चीजें पढ़ी थी, हाँ वो रिलेट करेंगे, लेकिन किस तरीके से और कहां पर वो आज हम लोग देखेंगे। और 12th में आने के बाद एक लेवल अप भी हम लोग जाएंगे। स्टार्ट करें। सो ऑप्टिक्स जो मैंने हेडिंग डाली है, तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, किसकी बेटा? सिंपल सी बात है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स ही होगी। जो किससे रिलेट करती है बताइए? लाइट से नहीं, हाँ, डील्स विद स्टडी ऑफ लाइट। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्टडी से जो डील करेगी वो हमारे पास ऑप्टिक्स है। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने रे ऑप्टिक्स नहीं डाली, मैंने सिर्फ ऑप्टिक्स डाला है। ऑप्टिक्स भी हमारे पास दो पोर्शन में बटा हुआ है बेटा, एक हमारे पास वेव ऑप्टिक्स है, एक रे ऑप्टिक्स है। तो आज हम लोग कौन सी ऑप्टिक्स करने जा रहे हैं? रे ऑप्टिक्स को शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिकली अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो रे ऑप्टिक्स कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी कि जो हमारे पास ऑप्टिक्स होंगे ये भी हमारे पास दो पार्ट में चले जाएंगे। पहला होगा बेटा मेरे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, कैसे है, इस बात को जानते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जो लाइट को कंसीडर करती है कि जो आपकी लाइट ट्रेवल करेगी इन स्ट्रेट लाइन। सिंपल आपके पास ये फंडा है, यानी कि ये हमारे पास रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को ओबे करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन आप लोगों को मैं चैप्टर नंबर 4th क्लास 11th में बहुत आराम से बताया था। क्या था? जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है तो उसे हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन हमारे पास यहां पर जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, क्योंकि इसमें रे का इन्वॉल्वमेंट है। और हम लोग ऐसे मान के चलेंगे कि ये सारी रे हमारे पास किस में चलेंगी बेटा? स्ट्रेट लाइन में। अब फर्दर और उसको बांटूंगा तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक पार्ट रहेगा, दूसरा वेव ऑप्टिक्स रहेगा। लेकिन बीच में आप अगर कुछ अच्छी बुक्स पढ़ोगे देन यू विल आल्सो फाइंड वन इंटरेस्टिंग फेनोमेना दैट इज फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स बेसिकली इस ऑप्टिक्स की फेनोमेना से क्या क्या चीजें हो रही हैं सबके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन हुआ, आपका रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन हुआ, आपका डिफ्रैक्शन होगा, आपका इंटरफेरेंस होगा, पोलराइजेशन होगा, सब कुछ फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग और स्पेसिफिकेशन करके जाएंगे और जानेंगे कि यार लाइट के ड्यूअल नेचर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो हम लोग जब वेव नेचर को कंसीडर करेंगे तो हम लोग एक और ब्रांच के अंदर चले जाएंगे जहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी? वो वेव ऑप्टिक्स, जहां पर हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स थी जो हम लोग आज डील करने वाले हैं। केवल और केवल किससे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है। अब हमारे पास सबसे पहले पढ़ा जाता है व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स। अभी हमारे पास अगला चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। आज हम लोग इस फिजिकल ऑप्टिक्स के कौन से पोर्शन को पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, जो कि हमारे पास ऑप्टिक्स के कौन से ब्रांच के अंदर आने वाला है बेटा? रे ऑप्टिक्स के अंदर आने वाला है। और इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं किससे? रिफ्लेक्शन से। क्या होता है रिफ्लेक्शन? देखो, जब किसी भी दो मीडियम को सेपरेट किया जाता है, जब किसी भी दो मीडियम को एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट किया जाता है, बेसिकली दो मीडियम बोल रहे हैं, जैसे कि ये एयर है, ये बोर्ड अलग मीडियम है, राइट। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर सेपरेट करने के बाद उस मीडियम से टकराकर जब लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है, क्या मतलब है? एयर से कोई लाइट गई, आपने बीच में वाटर रख दिया और वाटर को हटाकर जो लाइट वापस आएगी उसी मीडियम में, यानी कि एयर से गई, वाटर टकराई, लेकिन वापस आ गई किसमें? एयर में। तो ये फेनोमेना लाइट का बाउंस बैक होना टू द सेम मीडियम,
लाइट का बाउंस बैक होना टू द सेम मीडियम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो ये हमारे पास क्या रहेगा बेटा, रिफ्लेक्शन की कहानी रहेगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब ये रिफ्लेक्शन हमारे पास होता कैसे है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो कि पॉसिबल है वो कराने की कोशिश करता हूं। एक बच्चा कैमरा लेकर खड़े हो जाना, कुणाल आप हो जाना बेटा, ठीक है। और एक बच्चा यहां पर होल्ड करने के लिए आ जाओ, कोई भी जो इस मिरर को आराम से पकड़ लेगा। और यहां पर बेसिकली एक 10th क्लास का पार्ट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है। ये आई कार्ड उतार दो जिसका पेन रखा है, और प्रमोशन ये आप रहने दो बेटा, आप आ जाओ, ठीक है। कोई भी है, हाँ स्कूल ड्रेस चलेगी, स्कूल ड्रेस चलेगी, स्कूल ड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के ड्रेसेस नहीं चलेंगी, क्योंकि भैया दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बदनामी हो जाएगी बेटा, हमें ऐसे ध्यान रखना है। भले ही कोई भी चीजें हो, है ना, तो वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। देखो बेटा, यहां पर मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं कि ये मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है। यहां पर बेटा सना आप इसको ऐसे पढ़ के रखिएगा, ठीक है। अब मैं अगर इस पर लाइट मारूंगा, एक तो यार डिस्को डांस वाली लाइट पहले आ जाती है। यहां पर देखो, मैं अगर इस पर लाइट मार रहा हूं तो आपको बेटा इधर आ जाओ, इस बोर्ड पर लाइट दिख रही है, देखो आपको दोनों तरफ लाइट दिख रही होंगी, पर क्या आपको लगता है कि ये जो लाइट दोनों दिख रही हैं, ये लाइट ऐसे करके दिखा दें? अब यहां पर ना लाइट बहुत ज्यादा है, वरना आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख जाता। अभी के लिए चलो आपको ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे दिखा देता हूं। एक बार हटना बेटा, अब बैठ जाओ, दूसरे तरीके से समझो। अगर वो चीज नहीं समझ में आ रहा मीडियम का, ऐसे देखो, ये हमारे पास क्या है, एयर, एयर से लाइट आएगी। यहां पर क्या है, ग्लास, इस पे इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट कहीं और पे होनी चाहिए, ये बात तो तय है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर मैं एक लाइट की रे मार रहा हूं और ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं पड़ तो रही होगी। अब ये आप देखोगे तो सर एपीजे अब्दुल कलाम के पास पड़ रही है बेटा, दिखा पाओगे आप? मैं अब हाथ को स्टिल नहीं कर पा रहा हूं, मेरे हाथ आपको समझ में आ रहे होंगे, थोड़ी सी देखो, वो रही, देखी। तो ये लाइट देखो मैं कहां से मार रहा हूं, मेरा एंगल देखो एक बार, मेरा एंगल देखो, आपको बोर्ड पे थोड़ा सा, मिरर पे थोड़ा सा दिख ही रहा होगा, लेकिन वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर लाइट दिख रही है, वो विजिबल नहीं, क्योंकि भैया ह्यूमन एरर तो हो ही सकते हैं, और मेरे हाथ कांप रहे हैं, इसका कुछ गलत मतलब मत समझना, लेकिन वो किसी के भी इतने स्टिल नहीं रहे, है ना। और देखो पीछे बैठ के हंस रहे हैं बच्चे, बेटा हो जाता है, और गलत थोड़ी है वो चीज। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार आप चेक कर लो सेट, या मैं ही चेक कर लेता हूं, रुको। ओके, सो हमने यहां पर देखा कि जब मैंने लाइट यहां पर कुछ ऐसे एंगल से मारी, ध्यान से देखो, ऐसे मारी तो लाइट निकल के वहां गई। तो यार ये तो बड़ा अजीब सा फंडा नहीं लगा कि यहां पर मार रहा हूं और वहां पर तो मेरे पास कोई शीशा नहीं था, लेकिन लाइट वहां पहुंच रही थी, ऐसा क्यों हुआ? क्या पे रिफ्लेक्ट हुई है लाइट, क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। अभी जैसे मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा था पेपर वाला, उसमें कुछ नहीं था, यहाँ पे लाइट मेरे को वो लगाना था मिरर, और मैं यहां से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस से मारता हूं, ये वाला पॉइंट होता हमारे पास नॉर्मल वाला पॉइंट, और यहां से बैक करते हुए ये वाली चीज आती, पर ना तो बच्चों को दिख रहा, और लाइट इतनी ज्यादा है कि मैं उस चीज को दिखा नहीं पाऊंगा, वो अंधेरे में आपको दिखेगा, ठीक है। सो वापस आते हैं, तो इस लाइट को हम लोग जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से समझते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है उस चीज के बारे में सुनिएगा। देखिए ये आपका प्लेन मिरर हो गया, और इस प्लेन मिरर पर आपने कोई सी भी लाइट इंसिडेंट करी है, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी बेटा, इंसिडेंट लाइट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब इंसिडेंट लाइट के बाद आप लोगों को एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है बेटा। जो पॉइंट नॉर्मल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन, यानी कि प्लेन मिरर के नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा होगा, और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। जो इंसिडेंट लाइट है जितने एंगल पर आती है वो ही हमारे पास उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। इसीलिए यहां पर मैं जब ये एंगल मार रहा था उस ग्लास पर, तो आप देख रहे थे कि जो वहां पर लाइट जा रही थी वो किसी और दूसरे एंगल से जा रही थी, वो कोई दूसरा एंगल नहीं था, जितना एंगल मेरा थीटा था उतना ही एंगल ये था। यहां तक कोई डाउट? ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को जो कि नॉर्मल के साथ बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल हमारे पास एंगल ऑफ
इंसिडेंस कहलाया जाता है। क्या कहलाते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। विश उस क्लास में इशिका को बुला के ले आना, बोलो सर बुला रहे। एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है जो नहीं पढ़ा होगा आपने, लेट से इस एंगल को मैं अल्फा बोल दूं और इस एंगल को बीटा बोल दूं। कई बार पेपर में अगर क्वेश्चन एग्जामिनर को टफ बनाना हुआ तो वो कह देगा कि ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है। तो वो ग्लांसिंग एंगल क्या होता है? जो इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में बनता है ना बेटा, ये वाला जो एंगल बनता है ये हमारे पास कौन सा होता है? ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लेंसिंग जो भी आप बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो दूसरा वाला आएगा सिमिलरली ये हमारे पास कौन सा आएगा? ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक कोई डाउट? कोई अंतर नहीं है। अगर आपको ग्लांसिंग एंगल दे रखा है तो 90 में से माइनस कर देना और आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ये चीजें क्लियर है। अब यहां पर मुझे जो रिफ्लेक्शन है इसके बारे में भी जानना है और कैसे होता है, क्या होता है, ये भी समझना है। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन मेरे पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा मेरे पास दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं और इस रिफ्लेक्शन के टाइप की जो मैं बात करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि जो पहला रिफ्लेक्शन है वो मेरे पास आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा आता है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेटा ये जो रिफ्लेक्शन है ये तब आता है जब आपके पास आपके जो भी ऑब्जेक्ट हैं जहां से लाइट स्ट्राइक की है वो काफी स्मूथ है, शाइनी है और सरफेस जैसे ग्लास है। ये हमारे पास जो आपको इमेज दिखा रहा है ये कैसे दिखा रहा है? बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है। जितने आप गोरे हो उतने ही गोरे दिखा रहा है, जितने आप काले हो उतने ही काला दिखा रहा है। ठीक है, नहीं मैं रेसिज्म नहीं फैला रहा, मैंने गोरे काले दोनों को बता दिया। उंगली क्या कर रहा है? ऐसे मत बोल। तो स्मूथ शाइनी सरफेस बेटा यहां पर थी, मैंने इसमें देख रहा हूं तो बिल्कुल अच्छा खासा दिख रहा हूं, दाढ़ी काली दिखा रहा है, चेहरा गोरा दिखा रहा है, खुश। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज काफी ज्यादा ब्राइट है और मैं अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन इसमें देख सकता हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे पास वो कौन सा हो रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन, हाँ जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, एक जगह पर तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बनती है और दूसरी जगह पर अब जैसे कि इस प्लेन के इधर उधर जो इमेज है तो बनी नहीं रही। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक जगह पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और एक जगह पर इंटेंसिटी काफी कम होती है। तो इस प्लेन मिरर में एक पर्टिकुलर एरिया ही है, कोई भी ऐसी बहुत जो शार्प जो आपके पास स्मूथ सरफेस होंगी वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर आप अपना आराम से क्या देख सकते हैं? रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। लेकिन बात करता हूं मैं अगर न्यूज़पेपर की या बात करता हूं वॉल पे, तो क्या आपको वॉल पे अपना चेहरा नजर आता है? लेकिन लाइट तो वहां पर ही पड़ रही है, न्यूज़पेपर में भी लाइट पड़ रही है। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अपना चेहरा देख पाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो लाइट है वो स्मूथ शाइनी सरफेस पे अटैक नहीं कर रही है, ये वहां पर नहीं पड़ रही है। तो ऐसी जगह पर जब लाइट पड़ती है और जो रिफ्लेक्शन आता है बेटा उस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है यहां पर क्या होता है, ध्यान सुनना, जो सरफेस है ना वो थोड़ी खुरदुरी सी होती है। यहां पर तो बिल्कुल प्लेन सरफेस है, चिकनाई गई, लाइट आएगी जैसे आएगी बिल्कुल परफेक्ट उसी एंगल पे वापस जाएगी। एक जगह पर इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी और एक जगह पर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी का और कम होगी, यानी कि एक ही पर्टिकुलर जगह होगी जहां पे इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी और आपको चीजें दिखाई देंगी। बट व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? तो बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, देखो लाइट इस एंगल पे ही पड़ रही है तो यहां से इस एंगल पे जाएगी, यहां पड़ी तो कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग हो जाएगा, यहां पड़ी तो यहां हो जाएगा। तो ये हमारे पास सरफेस ही ऐसा है और इस सरफेस के होने की वजह से क्या होगा, लाइट स्कैटर हो जाएगी बहुत अलग अलग जगह पर और इस वजह से आपको दिखेगा तो ज्यादा। यानी कि जो हम चीजें देखते हैं कि हमारे आसपास इतनी सारी चीजें दिख रही हैं हमें, वो किस वजह से दिख रही हैं, रेगुलर या डिफ्यूज? तो आंसर आएगा सर डिफ्यूज की वजह से। रेगुलर की वजह से तो एक ही जगह पर सिर्फ ब्राइट पॉइंट बनेगा, बाकी सब जगह तो इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएंगी। तो ऐसा काम नहीं चलबो, ई ना चोलबो, जो चोलबो वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भैया। हैं क्या कह रहा है? तेज बोला कर ना, जो हमें भी सुनाई आए, उसके कान में बोल देता है, वो हंसता है। चलो तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता है, अनइवनली स्प्रेड होता है लेकिन होता सारी जगह पर है।
इसलिए हम लोगों को सारी चीजें क्लियर दिख जाती हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो रिफ्लेक्शन होती है वो कैसी होती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की। तो जो बच्चे फोन चला रहे हैं, मैच देख रहे हैं, बंद कर दें। ठीक है, तो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आप लोगों को ब्रांच किसके अंदर पढ़ रहे हो, रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ रहे हो। कहां गया, रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ रहे हो। रे ऑप्टिक्स की चीजें केवल तभी पढ़ी जा सकती हैं, ध्यान सुनना, जब आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एक नोट डाल लेना कि रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशंस आर वेरी मच लार्जर देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उन सब की जो डायमेंशंस हैं वो इतनी बड़ी हैं कि आपके पास जो लाइट की वेवलेंथ है, देन वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करो, लैम्डा ऑफ लाइट, तो तभी आपके पास रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, और अदरवाइज हमारे पास रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं है। यानी कि ऐसी जगह पर अगर कोई बोलेगा कि भैया इस जगह पर हमें रे ऑप्टिक्स पढ़नी है जिसकी वेवलेंथ जो है लाइट से कम है, क्या ऐसी जगह पर रे ऑप्टिक्स काम करेगी? आप कहोगे नो। ऐसी जगह पर फिर कौन काम करेगा? वेव ऑप्टिक्स वहां पर काम करेगी। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर लाइट की रे इधर से आ रही है और दूसरी लाइट की रे इधर से आ रही है, राइट? अब ऐसा तो नहीं है कि लाइट की रे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, जैसे हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो क्या लाइट की रेज भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती या कर सकती हैं? तो आंसर है लाइट की रेज इंटरसेक्ट तो करती हैं, लेकिन आप मुझे बताइए इंटरसेक्ट करने के बाद अगर इस लाइट को इधर जाना होगा और ये लाइट इधर से आ रही होगी, तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इन दोनों की डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा? दोनों वेक्टर बनाकर एक तरफ चल देंगी, या फिर जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जाएंगी, या फिर उन दोनों में कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, लाइट कम हो जाएगी, या फिर उन दोनों में कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, लाइट तेज हो जाएगी। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। तीसरा क्या है? दोनों डिस्ट्रक्ट होकर कम हो जाएंगी। बेटा आंसर इस बात को ध्यान वैसे का वैसा ही रहेगा जी। हाँ, रे ऑप्टिक्स में जब लाइट चलती है, ध्यान रखिएगा, यानी कि जब लाइट एक दूसरे के ऊपर आती भी है, रे ऑप्टिक्स वाली स्ट्रेट लाइन में जब चलती है, तो हमारे पास एक दूसरे से छेड़छाड़ नहीं करती है। ठीक है, तो दे डू नॉट डिस्टर्ब द अदर्स पाथ, दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। यहां तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं है? अब रिफ्लेक्शन में ही हमारे पास जो अगली चीज आती है वो आती है कुछ ऐसे कि अगर आपके पास इंसिडेंट रे यहां पर गई और आपके पास रिफ्लेक्टेड रे यहां पर गई तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपके पास लाइट की रे बिल्कुल ऐसे चली गई जैसे नॉर्मल से गई, ऊपर से ही आपने डाला, तो जो लाइट की दूसरी रे है यानी कि ऑन रिफ्लेक्शन जब इस मिरर को स्ट्राइक करेगी, ये वापस से उसी एंगल से वापस आ जाती है बेटा। यानी कि जब आप उसको बिल्कुल उसी एंगल पे डाल रहे हो, यानी कि नॉर्मल पे ही डाल रहे हो, तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे आपके पास बिल्कुल वापस उसी एंगल पे आ जाएगी, 180 से रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है। अब यहां पर आप लोगों को 2-3 चीजें समझनी होती हैं कि हमारे पास इमेज कैसे बनती है, क्या बनती है, इस चीज को जानना है। और इसको हटा दूं। अब मेरे पास जो कहानी है वो ऑप्टिक्स की तो है ही, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा इसी रिफ्लेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, और उसके बाद मैं इसकी वेक्टर फॉर्म को भी डील करूंगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन से भी हम लोग आज खेलना सीखेंगे। देखो, वैसे तो जैसे मान के चलो कि आपके पास ये एक मिरर था जिसकी शाइनी सरफेस ये थी। अगर आप इस पर लाइट मारेंगे ऐसे, यानी कि इस मिरर के परपेंडिकुलर अगर आप लाइट मारेंगे तो आपके पास लाइट ऐसे ही चली जाएगी, है ना? और अगर बिल्कुल ऐसे मारेंगे तो लाइट इसी एंगल से वापस आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप लोगों को इमेज देखनी है और अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो देखो बेटा, मिरर कह रहा हूं, मिरर वहां पे नहीं है। सपोज करो यहां पर आपके पास मिरर दे रखा है, ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, लेकिन अगर आप ध्यान से अगर मिरर के यहां पे चढ़ के देखते हो तो आपको यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिख जाता है। इसका मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पर मिरर का होना तो कंपलसरी नहीं है ना? तो ऐसा कैसे होता है? एक्चुअल में इमेज कहां बनेगी, पहले इस चीज को जान लेते हैं। ऐसे केस में आप लोग क्या कीजिए, एक अपनी मर्जी से खोखला मिरर ड्रॉ कर दीजिए, जितना लंबा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अपनी मर्जी से। ये सारा काम जो है आपके दिमाग में चलना चाहिए, बस मैं आपको बता रहा हूं तरीका क्या है। उसके बाद एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों से पास होती हो, उतनी ही दूरी, ये प्लेन मिरर के लिए सिर्फ उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है और जो हमारे पास मिरर है उसके परपेंडिकुलर हो। तो अब देखो कितनी बातें बोल दी मैंने। ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज हमारे पास मुझे नहीं पता कहां बनेगा, बस जिस तरफ से एक लाइन में चलते जाओ तो ये लाइन आपने इस मिरर के परपेंडिकुलर खींच दी है बेटा, दूसरी लाइन भी इतनी दूरी पर अगर आप परपेंडिकुलर खींच देंगे तो ये आपके पास इमेज बन जाएगी। वैसे अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो सर ये तो बिल्कुल मतलब ऐसी बात होगी असंभव वाली कि यहां पे तो मिरर है ही नहीं, फिर आपकी इमेज कैसे बन रही है। बेटा तो तरीका हो गया, अगर आपको देखना है कि ये इमेज कैसे बनी होगी तो आप ऐसे देख लो, लाइट ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शन, इस बात में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप मान के चलो ना, देखो यहां तक का मिरर तो था ही, चलो ये तो मैंने बना लिया, यहां तक का मिरर तो मेरे पास था ही, यहां से आप लोगों की लाइट पक्का भी कुछ ऐसे इंसिडेंट रही होगी। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये प्लेन ऑफ मिरर आ गया है, यहां पर आपके पास कहीं पर नॉर्मल आएगा बेटा, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो देखो कहां पर जाकर मिल रही है, यहां पर मिल रही है। ऐसी 2-3 रेज निकाल दो, है ना, तो ये जाएंगी तो ये जो जाएंगी हमारे पास ऐसे मिलती जाएंगी। तो कुल मिला के बात तो यही हुई ना कि हमारे पास इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी। तरीका तो ये है कि होता ऐसे है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, उसमें आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है रिफ्लेक्शन में, किसी भी चीज की इमेज कैसे बनेगी, ये चीज में कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास जो वर्चुअल इमेज बनती है वो कैसे बनती है या रियल इमेज कैसे बनती है। देखो अगर कहीं पे भी लाइट एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो समझना आपका ऑब्जेक्ट रियल है। अब देखो यहां से जो लाइट जाएगी वो ऐसे जाएगी ना, ये चीजें रियल हैं। लेकिन अगर यहां से अब मैं नीचे ही मिरर लगा देता हूं सपोज करो, तो डाइवर्ज ही हो रही है, लेकिन यहां पर देखना क्या हो रही है, दूसरी साइड पे कन्वर्ज हो रही है ना। जहां पे भी चीजें कन्वर्ज होंगी वहां पे क्या होंगे, अधिकतर चीजें वर्चुअल होंगी। ऐसे भी आप याद रखते हो, रियल ऑब्जेक्ट से चीजें क्या होंगी, हमेशा डाइवर्ज होंगी, और वर्चुअल चीजों पर लाइट रेस क्या हो रही होंगी, कन्वर्ज हो रही होंगी। प्लेन मिरर के केस में आप ये बात भी ध्यान में रख सकते हो। प्लेन मिरर की अगर मैं बात करता हूं जो कि मेरे हाथ में है, इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं आइए देखते हैं। जितना मेरा चेहरा आपको इस समय पर दिख रहा है, स्क्रीन पे भी अगर दिख रहा है, चलो बच्चे दिख ही रहे हैं, तो इतने बच्चे ही आपको जैसी आपकी हाइट है वैसी आपको दिखा रहा है, उसके अलावा तो आपको कुछ नहीं दिखा रहा। जितने बच्चे हैं उतने बच्चे ही दिखा रहा है। अब जितनी आपकी हाइट है उतनी ही आपको दिखा रहा है, लेकिन आप लोग एक काम करो, सारे मेरी तरफ उंगली करो, देखो, और इस मिरर में बेटा बीच वाली नहीं, गंदी बातें कर, मैं देख लेता, मैं तेरे को ही देख रहा था मैं, अरे कैमरा में रिकॉर्ड भी हो गया है, हाँ ठीक है ठीक है। तो जो आप पॉइंट कर रहे हो फिंगर को, वो आपके पास क्या हो रही है, बैक, बेटा जो आप मेरी तरफ उंगली कर रहे हो ना वो आपके पास जा रही है, चेक कर लेना, तो जो दो उंगली दिखा रहा है ना वो तेरी तरफ ही आ रही होगी। नहीं तूने दूसरी उंगली रिकॉर्डेड है मेरे पास, दिखा दूंगा मैं अभी तेरे को, चल ठीक है क्लास के बाद दिखाऊंगा। बेटा इसने दो गंदी गंदी उंगली निकाली थी, समझ जाओ तुम। नहीं नहीं मैं दिखा दूंगा, सोच बता रहा है मैं, देखिए चलो ठीक है देखते हैं। अच्छा अब सुनो, तो जो आपके पास, अच्छा राइट हैंड, हाथ हिल गया था, अच्छा मेरी बात सुनो, सारे अपना राइट हैंड उठाओ, इस पे देखो कौन सा हैंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे हो जाएगा यार, ये दिख तो रहा है मुझे यार, सेरा अब नहीं दिख रहा, देख लो ना ढंग से फिर। तो कुल मिला के कहानी ये है, राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट हैंड उठाएगा, और तुम मेरी तरफ उंगली करोगे तो तुम्हारी तरफ उंगली करेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है ये इमेज कैसी बनाता है। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज अगर आपसे पूछेगा तो इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ सेम साइज, इट फॉर्म्स द इमेज एट सेम डिस्टेंस। क्या इमेज रियल होती हैं, कौन सा कह रहा है रियल होती हैं, इन्वर्टेड होती है वर्चुअल के साथ, इरेक्ट वर्चुअल के साथ हमारे पास, मतलब तुम कह चाह रहे हो कि जो आदमी यहां पर बैठा है वो शीशे के अंदर ही बैठा है, कभी तो दिमाग वाली बातें कर लो। वर्चुअल और इरेक्ट, 10th में पढ़ के आए हैं बच्चे, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, लेकिन राइट का लेफ्ट ऐसी अगर कोई चीज होती है तो बेटा उसे हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो ये आपके पास होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, कि आपके पास
प्लेन मिरर हमारे पास क्या क्या चीजें कैसे कैसे करके दिखाता है, तो इसके आंसर आप लोगों को समझ में आ जाने चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन के एक दूसरे टॉपिक पर, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि नीट में मुश्किल है कि इससे सवाल पूछें, बट फिर भी आज एक बच्ची क्वेश्चन कर रही थी, तो हमसे उसने दिखाया कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्या सॉरी पहले मैं बता देता हूं क्या होता है, उसके बाद बेटा आप अपना क्वेश्चन तैयार रखना, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है, आप पहले से क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत ही आएगी। तो बेटा क्वेश्चन है आपके पास वेक्टर फॉर्म, क्वेश्चन नहीं टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या रिफ्लेक्शन की भी कोई वेक्टर फॉर्म होती है? ये सब चीजें तो हमने आज तक देखी ही नहीं थी सर कभी, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग थोड़ा सा क्लास 11 के वेक्टर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा? देखो ध्यान से बेटा, मैंने आपको कहानी तो वही बतानी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये आपके पास क्या है बेटा, आपका एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर आपके पास एक लाइट रे पड़ती है ऐसे और रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। यहां तक कोई डाउट नहीं। यहां पर मैंने क्या बनाया है, एक नॉर्मल। अब ये नॉर्मल जो बन गया है यहां पर, लेट से ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? अच्छा मैंने तुम्हें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बताया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे ना। पहला लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लास 10th। सेकेंड लॉ, ध्यान सुनना, ये बच्चे गलती करते हैं, ये कहते हैं द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। गलत है। अगर मैं एक्यूरेसी प्रीसीजन में जाऊं तो गलत है, एक्यूरेसी ठीक है इसकी। क्या मतलब है? सुनो बेटा, ये कहना चाह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो एक प्लेन अगर मैं पूरे बोर्ड को मान लूं, या मेरे पास जेड प्लेन में इसको मान लूं, तो यहां पे तो लाइन नहीं कर रही ना, तो गलत हो जाएगी लाइन। तो आप उस डेफिनेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस जगह पर? ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है ऐसा, तो ये होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये केवल और केवल हमारे पास कहां पर होता है? इस इंसिडेंस के पॉइंट पर होता है, हर जगह पे नहीं। हर जगह पे थोड़ी है यार, प्लेन तो ये पूरा प्लेन है, लेकिन इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्ट, अब इस प्लेन में तो रिफ्लेक्टेड रे है ही नहीं, तो कहां पे हो जाएगा? अगर आप एक प्लेन की पूरी की बात करते हो, इस प्लेन में तो इंसिडेंट रे है ही नहीं, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पर आके तीनों मीट करती हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, वेक्टर लॉ को कैसे प्रूव करते हैं। प्रूफ कुछ नहीं है, सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखो। ये मेरे पास इंसिडेंट रे है, लेट्स से कि ये मेरे पास EI लिख दिया है, और EI इज द यूनिट रे ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 1, बस ये डायरेक्शन में, तो ये EI कैप लगा, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो ये मेरे पास EI हो गया। सिमिलरली ये वाली जो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? E ऑफ R। यहां तो कोई डाउट नहीं है, यहां तो कोई डाउट नहीं है बेटा। अब ये जो हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं n कैप। नॉर्मल का भी वेक्टर बताना है ना मेरे को, वेक्टर फॉर्म में बताया, तो मैंने सारी चीजें क्या ले ली? वेक्टर ले ली है। अब मैं आप लोगों से कहता हूं, ध्यान सुनना बेटा इस चीज को, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 1 है। अब मैं इसका तो कुछ कर नहीं सकता, मैं इस इंसिडेंट लाइट का एक चीज कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, तो क्या इस वेक्टर में कोई चेंज आ जाएगा? बताओ, माइनस आ जाएगा। थोड़ा तेज बोल लेना फिर। तो ये EI का जो यूनिट वेक्टर है माइनस हो जाएगा अगर मैं लाइट रे को माइनस कर देता हूं। और अगर यहां पर मैं इसको उड़ा देता हूं अभी वेक्टर फॉर्म को, और इसमें अगर आपको वेक्टर फॉर्म दिखाने की कोशिश करता हूं, तो बेटा ये आपको एक पैरेललोग्राम लॉ दिख रहा है, याद आ रहा है कुछ कुछ वेक्टर जैसा, कहानी समझ में आने लगी है धीरे धीरे। तो ये आपके पास क्या हुआ? आप कहोगे कि सर, अच्छा इस वाली लाइन पे जरा देखना एक बार प्लीज, ये 1 है, ये थीटा एंगल है, यानी कि ये हमारे पास कंपोनेंट रिजॉल्व किया जा सकता है, ये वाला 1 sin थीटा, ये वाला 1 cos थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं n को 1 cos थीटा n कैप, इस वाले का। सिमिलरली इसी लाइन पे ER की वजह से
ई आर की वैल्यू तो 1 है, और ये क्योंकि ई आर मैंने क्या बोला था, यूनिट वेक्टर, जैसे ये है ई आर हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ रे ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 cos थीटा। ओहो ये तो बढ़िया हो गया, 1 cos थीटा इंसिडेंस का भी इसी डायरेक्शन में, 1 cos थीटा इसका भी इसी डायरेक्शन में, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 cos थीटा n कैप। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? लेकिन ये n कैप जो हुआ है, क्या ये आपके पास इसके बराबर है? अरे यार एक तो टाइम पे मार्कर नहीं चलते हैं, क्या ये इसके बराबर है ई आई कैप प्लस ई आर कैप? क्या इसके बराबर है? नहीं, ये बराबर है माइनस ई आर कैप और प्लस ई आई कैप। यहां तक कोई डाउट? क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है ना, ई आई को तो मैं इस तरफ लेके गया तब मैं वेक्टर कंपोनेंट रिजॉल्व कर पाऊंगा। क्लियर है इतनी बातें? अब आगे देखो जरा यार, मेरे को cos थीटा की वैल्यू डालनी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, प्लीज मेरे को बताना, दिस इनटू दिस, क्योंकि n वेक्टर जो था ये क्या था, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल, और थीटा तो इन दोनों के बीच में ही है ना, e और n के बीच में नॉर्मल है, तो आप लिख सकते हो कि माइनस का e डॉट n इज इक्वल्स टू 1.1 cos थीटा, a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, a की वैल्यू 1 यूनिट वेक्टर है, b की वैल्यू 1 नॉर्मल भी तो यूनिट वेक्टर ही है, तो 1.1 cos थीटा आ गया, सिंपल। तो आप लिख सकते हो cos थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई, माइनस ई वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगी। आपसे पूछेगा कि रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर कितना है, क्या पूछेगा, रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर कितना है, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है, इस ई आई को इधर प्लस में ले जाओ और cos थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू डाल दो, cos थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू डाल दो, फटाफट से कर देते हैं सर। इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन 1 में पुट कर दो वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो आपके पास आ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर की टर्म्स में आंसर कितना आ जाएगा, ई आई प्लस का, राइट। अब ये cos थीटा का जो माइनस ई डॉट एन है मैं पीछे बाहर लगा रहा हूं, माइनस 2 cos थीटा क्या लिख सकता हूं, ई वेक्टर डॉट एन वेक्टर इंटू माइनस में ना, बेटा ये तो माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक कोई डाउट है? आपका क्वेश्चन क्या समझ में नहीं आया? पूरा ही नहीं आया? ये आपको समझ में आ गया पैरेललोग्राम लॉ तक, यहां तक समझ में आ गया cos थीटा कैसे लिया, ये वैल्यू समझ में आई, ये नहीं आई। बेटा देखो a प्लस बी किया, भाई दिस प्लस बी इज इक्वल टू ए बी cos, मतलब इसको और इसको प्लस किया है मैंने, तो सिंपल रिजल्टेंट तो इस लाइन पे आएगा, तो बेसिकली ये माइनस ई आई की डायरेक्शन उल्टी है, ये उल्टी है, ये 1 वैल्यू थी, इसकी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, तो 1 का इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 1 cos थीटा, इसकी वजह से। सिमिलरली इसकी वजह से जो वैल्यू आएगी 1 है, 1 का थीटा इधर, तो इधर भी क्या आएगा, ये 1 cos थीटा। ऐसे इधर क्या आ जाएगा 1 sin थीटा, इधर क्या आ जाएगा 1 sin थीटा, 1 sin थीटा sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, 1 cos थीटा ऐड होके क्या बन जाएंगे 2 cos थीटा, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर ये 2 cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, a डॉट b कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, किसके बीच में, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में। इंसिडेंट क्या है ई आई लिख दो, इसे एक ही बात है बेटा, डॉट एन भी हमारे पास ये रहा, इनके बीच में एंगल कितना है cos थीटा का, तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, यहां से ये आ गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ई डॉट एन। अब इस वाली वैल्यू में मैंने क्या डाल दिया, cos थीटा की वैल्यू ई डॉट एन डाल दी, और ये इधर था ही मेरे पास, तो ई आई इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ई आर की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो ई आर इज इक्वल टू प्लस ई आई, ई डॉट एन माइनस का था, माइनस बाहर ले लिया, 2 इंटू ई एन, एन कैप ऐसे डाल दिया। अब आप मेरे को क्वेश्चन दो जरा एक बार, जो आपके पास क्वेश्चन था, कहां है ये, ठीक है यही है ना। देखो इसने बोल रखा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन 1/2 आई कैप प्लस √3 जे कैप इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, is incident on a plane mirror after reflection it travels along the direction after, ये इंसिडेंट रे हो गई, और जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो कैसी आ गई 1/2 इंटू आई कैप माइनस √3 जे कैप, ठीक है ये पूछा है। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये थोड़ी है इंसिडेंट ऑन अ प्लेन, ये तो बेटा इसका ही नहीं, एक 5 वाला होगा ना 3i, हाँ 3i वाला है, 3i 6j वाला, हाँ ये है, इससे ऊपर वाला है बेटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसे हटा दूं। इसमें है हमारे पास a ray of light incident on a plane mirror along a direction given by a vector a is equals to 2 i cap
-3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। देखो यही चीज बोली है, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। अगर आगे कहता है टेक नॉर्मल टू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। नॉर्मल को क्या दे रखा है, 3i कैप -6j कैप प्लस 2k कैप। हाँ ये है क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे थे, गलत क्वेश्चन बता के मेरे से बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो यहां पे ध्यान से, अच्छा यहां पर देखिए कि साइलेंट कर लो बेटे से। तो यहां पर देखिए ए क्या है हमारे पास, इंसिडेंट, यानी कि आपको ये ए जो दे रखा है ये इसकी वैल्यू दे रखी है। अब ई डॉट एन, बेटा ये जो दे रखा है ये एन की वैल्यू है, तो क्या आप इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो? डॉट बी बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? तो भैया हाँ बोल दो ना, ए डॉट बी निकालना है सिंपल, तो ये डॉट प्रोडक्ट निकल गया। अच्छा एन कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद एन कैप यानी कि सिंपल इसी की मल्टीप्लाई करनी है, तो आपके पास आंसर आ गया। ई आई दे रखा है, ये 2 बाहर ऐसे रखेंगे, ए डॉट बी रख देंगे और बाहर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ गया बॉस। तो एक्चुअल में आप लोगों ने ये पढ़ नहीं रखा था इसलिए आपको दिक्कत लग रही है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और जो बच्चे चीटिंग करके इस असाइनमेंट को सॉल्व करके लाए थे, कृपया करके घर से आगे ऐसे ना करें। जो मैं असाइनमेंट देता हूं केवल वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं। आप मेरे से चीट नहीं कर रहे, आप अपने आप से चीट कर रहे हो। मुझे कोई खुशी थोड़ी होगी बच्चा इतना अच्छा क्वेश्चन करके लाया, मुझे तो पता है होगा ही नहीं तुमसे क्वेश्चन, जब तक मैंने पढ़ाया नहीं है कहां से कर लोगे, है ना? और चीटिंग करके लाते हो तो पता फट जाता है बेटा। क्लियर है? तो असाइनमेंट में बेटा केवल वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको आते हैं। मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं होगी तुम 20 के 20 क्वेश्चन करके ले आए थे आज, नहीं, एक बच्चा 10 से 11 करके लाया वो ज्यादा बढ़िया था, है ना? हाँ अपने आप तो करें, ईमानदारी से करें, वही करना। इसे डालू, ये चीज क्लियर है, वेक्टर लॉ क्लियर है बेटा, आपको दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा। एक चीज क्या हो गया, एक चीज जो हमें समझनी है, सुननी है, देखनी है, उसके बारे में आइए देखते हैं। देखो रिफ्लेक्शन के दौरान एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? क्या बोला मैंने? रिफ्लेक्शन के दौरान एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? ये आपके पास क्या है बेटा, प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन आपने पढ़ लिया है। अब तो आपको रिफ्लेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है यार, एक लाइट आएगी और जिस एंगल से आई है उसी एंगल से अगर चली जाएगी तो ये रिफ्लेक्शन है। ओहो, बार बार वेक्टर फॉर्म में इधर ही एरो लगा रहा हूं मैं, ये इधर ही जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आप क्या डाल देंगे बेटा, नॉर्मल डाल देंगे। अब आप मुझे बताओ इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? आपको कोई एंगल ऑफ डेविएशन दिख रहा है? सर हमें तो ही पता नहीं पड़ रहा। बेटा देखो एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ही सिंपल चीज है। आप लोग यहां से अगर ये मिरर नहीं लगाते, अगर आप लोग यहां से मिरर नहीं लगाते तो इस लाइट का क्या होता? ये लाइट तो एज इट इज ऐसे ही चली जाती, लेकिन मिरर लगाने की वजह से आपकी ये लाइट, अब यहां से जो आई एंगल आया था, क्या मैं इसको दूसरा भी आई लिख सकता हूं? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आई इज इक्वल टू आई, इसमें कोई दिक्कत है रे बाबा? नहीं होनी चाहिए। तो ये आई इक्वल टू आई हो गया। अब यहां पर तो मेरे को ये समझ में आता है कि लाइट रे ऐसे जा रही थी, लेकिन इस मिरर के आने की वजह से ऐसे चली गई, यानी कि जो इसका डेविएशन हुआ वो एंगल ऑफ डेविएशन तो पूरा ये हुआ, तो ये डेल्टा एंगल है, ये डेल्टा एंगल है बॉस। और ये डेल्टा एंगल कितना होगा ये तो निकालना है, निकल गया। कैसे? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पूरे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री को मैं पाई भी लिख सकता हूं। शाबाश बेटा, एक का आंसर आ गया है। आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 लिख लो, या पाई की टर्म्स में पाई लिख लो। जो बच्चे फोन चला रहे हैं फोन छोड़ दें, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये क्या है, 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू पाई। आपको निकालना क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन, तो यानी कि डेल्टा एंगल है, और ये डेल्टा एंगल कितना आ जाएगा बेटा, पाई माइनस 2i आ जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास ये आता है कि जब भी आपके पास लाइट की रे रिफ्लेक्ट होती है तो उस समय पर जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन बनता है वो कितना आता है? आपका आंसर क्या आ गया, पाई में से 2i को खत्म कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि अगर आपकी लाइट की रे, ध्यान से सुनना, किसी एक मिरर पर पड़ती है, किसी एक मिरर पर पड़ती है, और उस मिरर को मैं थीटा डिग्री रोटेट कर देता हूं, उस मिरर को मैं थीटा डिग्री रोटेट कर, ध्यान सुनो, ये आपके पास एक मिरर छे, क्या छे, मिरर छे, ठीक छे। चलो हाँ, अरे वो मैडम रहती तो थोड़ा सा पता रहना चाहिए, है ना, कभी गुजराती होना चाहिए, कभी बंगाली होना चाहिए, कभी
बंगाली कौन है? कौन कौन थे? अलग अलग देशों के हैं, कभी नेपाली होनी चाहिए। अरे देश मतलब अलग अलग राज्यों के हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कभी राधे राधे बोल देनी चाहिए, है ना भैया? नहीं पत्थर नहीं फेंकूंगा भाई, वो तो देशद्रोही है भाई, हम तो देश प्रेमी हैं, है ना। चलो वापस आते हैं, वापस आ जाओ। और पत्थर मैं क्यों फेंकूंगा भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तुम फेंकोगे अगर फेंकोगे तो, हैं? चलो, और जिसे खुद के घर शीशे के बने हो वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते भाई, मैं क्यों मारूंगा? मेरा तो पूरा घर मंदिर सब यही है, मस्जिद मेरे तो शीशे के बने हुए हैं। अच्छा इधर देखो अब ध्यान से, मैंने क्या बोला कि इंसिडेंट रे अगर किसी मिरर में पड़ती है, तो ये लो मैंने इंसिडेंट रे डाल दी, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से घूमेगी आपको बताना है, यानी कि ये आपको कितना रखा है, अभी तो ये कुछ नहीं दे रखा है, तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं, आपको तो बस अभी ये पता है कहानी कि हमें सर ये पता है कि ऐसा कुछ अब तक हमने पढ़ा है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन होता है। अब मेरी बात, अच्छा आपको ऑप्शन दे दूं अगर मैं, फर्स्ट ऑप्शन है थीटा डिग्री से अगर मैंने घुमाया तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से घूमेगी। अगर सेकंड ऑप्शन है थीटा डिग्री से घुमाया तो 2 थीटा से घूम जाएगी। फोर्थ ऑप्शन है अगर थीटा डिग्री से घुमाया तो थीटा बाय 2 से घूमेगी। और थर्ड ऑप्शन सॉरी, और फोर्थ ऑप्शन है थीटा डिग्री से घुमाने पर उसमें कोई चेंज, यानी कि ये तो आ ही गया, थीटा डिग्री से घुमाने पर थीटा डिग्री से। अगर मैंने इस प्लेन मिरर को थीटा डिग्री से घुमा दिया है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने डिग्री से घूमेगी बताओ? सिंपल सी बात है, थीटा आ रही है थीटा से घूमेगी, ऐसा गलत है। आज देखेंगे क्यों, आइए देखो। मुझे बड़ा मजा आता है तुम गलत बोलते हो ना, देखो जरा तभी तो सीखोगे ना कि गलती क्या करी है। देखो ये प्लेन मिरर था बेटा, इस प्लेन मिरर को मैं किससे घुमा रहा हूं? थीटा से। तो लेट्स से कि मैंने 2 थीटा होगा, इस प्लेन मिरर को मैं ऐसे घुमा दूंगा, शाबाश, बिल्कुल सही, दिमाग वाली बात है ये। एक तरफ से अगर घट रहा है दूसरी तरफ से बढ़ रहा है, बिल्कुल यही बात है बेटा। अच्छा सुनो कैसे, देख लो बस, यहां से ऐसे घुमा रहा हूं तो ये थीटा डिग्री पे ये घुमा दिया है मैंने। ये मेरी बात सुनो, ये पहले नॉर्मल इंसिडेंट था, अरे यार तुम समझ जाना बच्चों, अरे वाह यहीं पे ठीक है जो पॉइंट है, ठीक है। अच्छा आप सुनो, ये हमारे पास क्या है बेटा, थीटा डिग्री से घूम गया मिरर। ये बताओ यार अगर मिरर थीटा डिग्री से घूमा, ये मिरर था नॉर्मल, ये मिरर यहां पे घूम गया है, तो क्या नॉर्मल भी घूम जाएगा? बिल्कुल घूमेगा। तो सर आपका ये जो नॉर्मल है ये भी कुछ यहां पर आ जाएगा। देखो ये n मान लो पुराना नॉर्मल, n डैश मान लो नया नॉर्मल, m मान लो पुराना मिरर, m डैश मान लो नया मिरर। तो आपके पास ध्यान से देखो, पहले इंसिडेंट रे ये थी, इसको मैं कितना मान लेता हूं? I मान लेता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये I होगा तो इस इंसिडेंट रे से ये वाला एंगल तो I होगा, रिफ्लेक्शन का है ना, ये वाला तो रिफ्लेक्ट, भाई ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये I है और ये R है, क्लियर है ना इतना? तो यार तो ये सिंपल सी बात है, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी मेरे पास I ही होगा। अब नए नॉर्मल के लिए इंसिडेंट रे कौन सी हो जाएगी? देखो नया नॉर्मल ये, इंसिडेंट रे तो यही रहेगी, इंसिडेंट रे तो यही रहेगी, यानी कि I भी यही है और I डैश भी यही है, लेकिन इस बार I डैश का एंगल बढ़ गया है। I प्लस ये कितना एंगल है कोई बता पाएगा? ये कितना एंगल बनेगा? ये 90 माइनस है बेटा मेरे लाल थीटा ही तो बनेगा, जब थीटा डिग्री से मेरे को घुमाया था नॉर्मली तो घुमा होगा। समझो ध्यान से यार, इस बात को बहुत सिंपल है। मेरा मिरर था उसका नॉर्मल ये था, अब मिरर को ऐसे घुमाया तो नॉर्मली तो ये घूम जाएगा, तो जितने डिग्री पे मिरर घूमेगा उतने डिग्री पे तो नॉर्मल घूमेगा। तो ये जो है नॉर्मल से नॉर्मली तो चेंज हुआ है, तो ये कितने डिग्री पे चेंज होगा? थीटा। तो यानी कि n से n डैश के बीच का एंगल कितना है? समझ में आ गया? इस पॉइंट को वो नाम दे देता हूं, ठीक है। अब इसका इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, यानी कि ये पूरा हो गया, देखो यहां से लेकर ये वाला, अब ये हो गया मेरे पास इतना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर न्यू नॉर्मल। तो यानी कि ये वाला एंगल आपके पास कितना हो गया? I प्लस थीटा, चलेगा। अब इस I प्लस थीटा का एक नया रिफ्लेक्टेड एंगल आएगा जो कि मेरे पास R डैश होगा, जो कि इस नॉर्मल से उतने ही एंगल पे होगा जो कि इस एंगल पे है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस नॉर्मल से और ये वाला जो एंगल बन नहीं रहा पूरा ढंग से, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मान के तो चलो यही है पूरा। तो ये जो नॉर्मल से ये वाला पूरा एंगल है ये कितने का बनेगा? I प्लस थीटा। आपको निकालना क्या है? केवल ये वाला एंगल, लेट से ये वाला एंगल मेरा x है, आपको निकालना है x। तो आप कहोगे
कि मैं अगर इस बड़े वाले एंगल में से NOR डैश में से अगर NOR को माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। भाई देखो NOR डैश ये बड़ा वाला एंगल में से अगर मैं NOR को निकाल देता हूं तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा, छोटा सा ये x आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू N डैश O R डैश माइनस N डैश O R। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, आगे चल सकते हैं। ठीक है यार, N डैश O R डैश की वैल्यू दिखाओ कितनी है। 1 प्लस आई प्लस नहीं बेटा, है I प्लस थीटा माइनस N डैश O R डैश, इस एंगल की वैल्यू कितनी है? देखो जरा ध्यान से, यहां से लेकर और यहां तक का एंगल, ये वाला एंगल देखना कितना है, I के इक्वल था इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन पहले नॉर्मल के साथ, और ये वाला एंगल थीटा है नॉर्मल से नॉर्मल का, तो ये I माइनस थीटा, तो माइनस I माइनस थीटा। क्या ये जो वैल्यू है x की, यही आपके पास रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन का चेंज हुआ है, यही मेरे को निकालना था। तो आपके पास x इज इक्वल्स टू I प्लस थीटा माइनस I प्लस थीटा, I से I गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा। यानी कि अगर आप थीटा डिग्री से मिरर को रोटेट करते हैं तो आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितनी डिग्री से चेंज होती है बेटा, 2 थीटा से चेंज होती है। तो ये था आपके पास आज मिरर का कॉन्सेप्ट, जो कि बस शुरू हुआ है, रिफ्लेक्शन का शुरू हुआ है। हमने वेक्टर फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, एक क्वेश्चन करा हमने छोटा सा वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन पे, अभी इसके क्वेश्चन भी बचे हुए हैं जो कि हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जो मैंने आपको परपेंडिकुलर डालना सिखाया है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अगली क्लास की शुरुआत किससे करेंगे, न्यूमेरिकल से करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हो नहीं जैसे आपने ये अभी